नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम धरोहर में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। धरोहर कोई व्यक्ति भी बन सकते हैं और धरोहर में हमारे रीति रिवाज भी हो सकते हैं जी। इसी प्रकार से धरोहर की जब चर्चा करते हैं तो धरोहर अगर कोई व्यक्ति ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सामने आ रहे हैं तो आखिर वह एक व्यक्ति किस कारण से धरोहर बन जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज सबसे पहले हम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जिन पे बात करेंगे वो है माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो कि पहली महिला शिक्षिका के रूप में उन्हें जाना जाता है। नारियों की शिक्षा के लिए कई अपमान सहे और समाज की आलोचना ही नहीं बल्कि समाज की प्रताड़ना को भी सहा। सावित्रीबाई फुले की जब हम चर्चा करते हैं जी तो जिस समय सावित्रीबाई फुले हुई हमारा समाज सामंती व्यवस्था में जी रहा था जी और उस समय स्त्री के शिक्षा का कल्पना तक नहीं किया जा सकता और सावित्रीबाई फुले खुद बाल विवाह के शिकार हुई थी जी। लेकिन जब उनके पति ज्योतिबा फुले ने उनके सहयोग किए जी तब सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा पर सोचना प्रारंभ किया और सोचना ही नहीं प्रारंभ किया बल्कि उन्हों को लगा कि अगर हम स्त्री का मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है वो शिक्षा है जी। और इसीलिए वह बालिकाओं के शिक्षा के लिए लड़कियों के शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा के लिए वो चल पड़ी और वो अपने संकल्प के साथ जब आगे बढ़ी तो लग रहा था उस समय कि ये क्या हो गया, सामंती मानसिकता वाला समाज था और वो समाज ने कभी भी स्त्री के शिक्षा पर सोच नहीं सकता था और एक महिला इसके लिए घर से निकल रही है और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पति के सहयोग के बल पे यह अपने आप में बड़ी बात थी। तो हमको तो लगता है कि सावित्रीबाई फुले जिनको कि प्रथम स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक माना गया है जिनको माता सावित्रीबाई फुले के भी नाम से जानते हैं हम लोग, इस पर हमको लगता है कि आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो महान व्यक्तित्व का वो जो हमारे लिए धरोहर है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब वो जहां तक से मैंने पढ़ा है उनके संदर्भ में कि जब वो स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोले जी और स्कूल खोलने के बाद जब वो लड़कियों को पढ़ाने जाया करती थी जी तो समाज के जो लोग थे जी जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा था जी उन पे कीचड़ फेंक देना जी उन पे मैला फेंक देना, इन सारे अपमान को सहते हुए जिस रूप में आगे बढ़ी हैं वो तो आज बिल्कुल सैल्यूट करने के सैल्यूट ही नहीं करने की जरूरत है बल्कि हमको तो लगता है कि भारत के प्रत्येक महिलाओं को ज्योतिबाई फुले के बारे में पढ़ना चाहिए और सावित्रीबाई फुले के बारे में के रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि लगभग उस वक्त में 18 जो है सो बालिकाओं शिक्षा का केंद्र वो संचालित करती थी जी। और उसमें जो आप बोले कि जब वो शिक्षा केंद्र में जाया करती थी बहुत से लोग जो सामंती मानसिकता वाले लोग थे उन पर गोबर फेंकते थे, उन पर मिट्टी फेंकते थे, अश्लील कमेंट करते थे। इन सारे बाधाओं को पार करते हुए वो स्त्री शिक्षा पर जोर दी और सिर्फ शिक्षा पर जोर नहीं दी, समाज के अंदर जो अंधविश्वास था, समाज के अंदर जो छुआछूत था जी, समाज के अंदर जो विधवा विवाह या विधवा के बारे में जो समाज की मानसिकता था, इन सारे बिंदुओं पर
वो महिलाओं को प्रेरित कर रही थी, वो पुरुषों को भी प्रेरित कर रही थी, और उसके लिए उन्होंने एक बेहतर समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ी। इसलिए तो हम आज सावित्रीबाई फुले को हम समझते हैं कि अगर देश के अंदर अगर किसी सरस्वती माता का अगर दर्जा देने का सही हकदार कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सावित्रीबाई फुले के अगर जीवन की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले की शादी 9 वर्ष में हुई जी। तो बाल विवाह का तो शिकार हुई जी। और बाल विवाह का जब शिकार हुई तब ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी के बाद ज्योतिबा फुले अगर उनकी मदद ना किए होते जी तो शायद वह भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन एक दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से जिया जा सकता है जी, यह सावित्रीबाई फुले के दाम्पत्य जीवन से सीखा जा सकता है आज के दिन में। हम तो समझते हैं कि भारतीय परंपरा को अगर गौर से देखें जी तो पति और पत्नी जीवन के 2 पहिया है। हाँ। और साथ मिलकर जब चलते हैं तो बेहतर हो सकता है जी। इसका जीता जागता उदाहरण हाँ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी। और उन्होंने समाज के अंदर जो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने जो कदम उठाया उस कदम पर वह जो है सो चलने का काम किया, आगे बढ़ने का काम किए। और इसीलिए आप देखिएगा कि अगर हम स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अगर जितना हम मुकाम हासिल किए हैं, जितना ऊंचाई तक हम गए हैं, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसका कहीं न कहीं नींव सावित्रीबाई फुले ने डाली थी। इसलिए हम कहते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ भी अगर आप जब भी कभी किसी प्रेरणा की बात करिएगा तो सावित्रीबाई फुले दिखाई देगी। छुआछूत पर अगर देखिएगा सावित्रीबाई फुले दिखाई देगी। अगर आप बाल विवाह पर देखिएगा सावित्रीबाई फुले दिखाई देगी। तो हमको लगता है कि अगर नायक और नायिकाओं का महिमा मंडित करने के लिए अगर कोई जीता जागता उदाहरण कुछ हो सकता है तो सावित्रीबाई फुले। इसीलिए तो सावित्रीबाई फुले पे कन्नड़ भाषा में फिल्म बनी जी, फिर मराठी में नाटक बनाया जी जी जी, सावित्रीबाई फुले करके जी, क्रांति ज्योति सावित्री जी, ऐसा करके नाटक बनाए। यानी लोगों तक ये बात पहुंचाने में कला ने और साहित्य ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन एक बात टीस जरूर उठती है जी कि अगर ये पहली शिक्षिका थी तो आज शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है जी, वह शिक्षक दिवस हमारे राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। विरोध उसका नहीं मैं कर रहा, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक शिक्षिका दिवस भी मनाया जाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठाए हैं और हमको लगता है कि भारत के परिदृश्य को अगर देखें तो भारत के खेत खलिहानों के अंदर शिक्षा के अलख जगाने वाले प्रथम नायिका जो एक शिक्षिका के रूप में स्थापित हुई है, उनके जन्मदिन या उनके पुण्यतिथि को आधार मानकर हमको लगता है कि इस पर एक विमर्श चलाने की जरूरत है। और इस विमर्श में जो चीज भी निकले उसमें लगे कि हम समाज को बेहतरी के लिए अगर शिक्षा को हथियार बनाते हैं तो उसके नायक नायिका के रूप में तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले निश्चित रूप से रहेंगे। और इसीलिए आपका ये जो सवाल था शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, किसी न शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, तो किसी न किसी रूप से हमको प्रेरणा लेकर इस सवाल को समाज के बीच में रखने की जरूरत है। आज के दिन हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं जी सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में, सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनकी गतिविधियां, उनके सिद्धांत, उनकी प्रतिबद्धता, उनके केंद्र में क्या क्या बातें हैं जी, इन सारे चीजों पर अगर चर्चा करने बैठ जाए तो एक छोटी सी चर्चा में जी नहीं समेटा जा सकता, सवाल ही नहीं। तो हम लोग आज इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं जी, और आगे भी ये चर्चा होती रहेगी, लेकिन तब तक
हम आप सभी सुधी दर्शकों से आग्रह करेंगे कि सावित्रीबाई फूले के जीवन और संघर्ष का अध्ययन पुनर्पाठ जरूरी है। आप भी करें, हम भी करें, हम सब मिलकर करेंगे, तब एक नए और सुंदर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी नए धरोहर की चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह कि यदि आपने भूमि न्यूज़ पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दिया जाए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी अवश्य दें ताकि हम आगे के चर्चा में इस बिंदुओं को उठाकर और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। नमस्कार।